हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, जनरल साइंस की जो हमारी सीरीज चली थी टॉप 300 क्वेश्चन वाली, उसका आज पार्ट 6 है। और इसमें भी हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज है ना केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले जो ग्रुप सी के एग्जाम है जहाँ पे जनरल साइंस सिलेबस में दिया है आयोग ने, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का देखेंगे सेशन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जनरल साइंस का पार्ट 6 है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जी का मान दिए गए प्लेस में सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। तो अंटार्कटिका आपको पता ही है, ध्रुवों पे क्या होता है, जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ध्रुवों पर, पोल्स पर। तो इसलिए जो अंटार्कटिका है वो भी हमारा पोल्स पे स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसलिए इसका। अगला देखिए, जो हमारे स्वचालित वाहन होते हैं, ऑटोमेटिक वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं, इसका सीधा प्रयोग क्या होता है? तो द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं, ये पास्कल का नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, पास्कल लॉ लगता है इनमें। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देखिए, अगर चंद्रमा पे कोई भी बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर आएगी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल तो है ही नहीं। अब बिना वायुमंडल के कहीं आवाज आ सकती है? ध्वनि को एक माध्यम चाहिए ना, निर्वात में थोड़ी ध्वनि चलती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पावरफुल यहाँ पर रेल इंजन होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला। अगला देखिए, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत छोटा अगर टाइम मापना है, ठीक है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में, तो ये टाइप का टाइम मापा जाता है आणविक घड़ी से। ठीक है, एटॉमिक जो वॉच होती है। अगला देखिए, घर के बिजली का बिल किसके आधार पे आता है? तो घर के जो बिजली का बिल है वो हमेशा आता है किसके आधार पे? जितना हमारा कंजप्शन होगा, किसका? वॉट का, कितना वॉट हमने कंजप्शन किया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति पे क्या असर पड़ेगा? तो किसी भी डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी होगी तो उसकी विकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, वो भी दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहां पर क्या होता है? तो आपको पता ही है, जो रेगिस्तान होता है यहाँ पे सर्वाधिक तापांतर होता है। दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, रात में उतनी ही ठंडा ठंडा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तापमान में जो अंतर होता है वो रेगिस्तान में ही होता है। और ये जो रीजन होगा इसका, ऑप्शन बी, बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। आजकल पेट्रोल में लेड नहीं मिलाया जाता, इसका रीज़न क्या है? तो लेड मिलान से बहुत पॉल्यूशन होता है, इसलिए पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हमारा लेड नहीं मिलाया जाता। माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्यों होता है? तो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सूक्ष्म छोटी वस्तुएं देखने के लिए होता है। वात्या भट्टी, जिसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, इसमें उत्पादित होता है। तो वात्या भट्टी में इनमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्ट आयरन। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री कौन सी है? तो भाई, सीमेंट का जो कच्ची सामग्री होती है वो होती है ऑप्शन बी, एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा जो इकाई है, यूनिट है ये है आपके ऑप्शन बी। ठीक है, ऊर्जा की। अगला देखिए, एक वॉट बराबर कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। 1000 वॉट के बराबर है, तो 1000 वॉट के बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वॉट इक्वल होता है आपका 1.341 हॉर्स पावर। ठीक है, क्योंकि एक हॉर्स पावर इक्वल 746 वॉट। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की विमा हो जाएगी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, mLT⁻⁻1। अगला देखिए, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर इक्वल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 वाट। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? देखिए, दूरी का सबसे जो बड़ी इकाई है ना दूरी की, वो होती है पारसेक। ठीक है, पारसेक बोलते हैं इसको। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। वैसे प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी दूरी है दूरी मापने की, लेकिन उससे भी ऊपर होती है एक दूरी, पारसेक। और प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है, एक प्रकाश वर्ष की प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करते हैं। निर्वात में अगर तीनों वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराएं तो कौन पृथ्वी पे पहले गिरेगा? देखिए, ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, अगर वहाँ पे लोहा, कागज और पत्थर गिराएंगे एक साथ, तो सबसे पहले क्या होगा? इसमें देखा जाए तो तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी वाला जो हमारा रूल होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। और तीनों का मतलब ये हो जाएंगे ना, वस्तुएं क्या हो जाएंगी? बराबर
बराबर मात्रा में एक साथ नीचे गिरेंगी। ठीक है, 1 माइक्रोन मीटर बराबर कितना होता है? ठीक है, तो ये हो जाता है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 10⁴ सेम ही दिया है सेंटीमीटर में। अगला देखिए, वायुमंडल की ओजोन की परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन की परत बचाती है हमको किससे? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति जो होती है वो होती है ऑप्शन है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो जब हम जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण को गुणा करते हैं तो हमको वैल्यू प्राप्त होती है टॉर्क। ठीक है, परम दाब क्या होता है? परम ताप तो हमने सुना है। ठीक है, परम दाब क्या होता है? तो परम दाब होता है वह दाब जो कि मतलब 1+1 दाब बार के बराबर होता है। ठीक है, +1 बार के बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर बराबर कितना होता है? तो फेम्टोमीटर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई है दूरी मापने की। एक फेम्टोमीटर इक्वल हो जाता है ऑप्शन बी 10⁻⁻15 मीटर। प्लांक नियतांक h की विमा समान है। तो जो प्लांक नियतांक होता है h, इसकी विमा किसके समान होती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए कोणीय संवेग के। द्रव की बूंदें किसके कारण गोल हो जाते हैं? तो लिक्विड की बूंदें गोल रहते हैं किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। पारा कांच को नहीं भिगाता है, इसका रीजन क्या है? तो पारा अगर कांच में डाला जाता है तो भिगाता नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि श्यानता होती है इसकी ज़्यादा। ठीक है, पारे की। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वेस्कोसिटी। अगला देखिए, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैरता है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपका पानी का जो स्तर है वो सेम रहेगा एज इट इज, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। किसी तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है। तो कौन सा तापमान है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल की जो डेंसिटी होती है सर्वाधिक होती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? देखिए, स्थिर तेल में अगर हम स्थिर जो पानी होता है रुका हुआ पानी, वहाँ पर अगर तेल डालते हैं ना, इससे पानी का क्या हो जाता है? पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा और लार्वा के सांस में भी बाधा डालता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि? देखिए, जमे पानी की जो झील होती है ना, उसमें झील की तली का पानी नहीं जमता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा। तो झील की जो ऊपरी सतह होती है केवल वो जमती है, अंदर नहीं जमता पानी पूरा। लैंप की बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है ऑप्शन डी कैपिलरी क्रिया के कारण। ठीक है, केशिका वाला जो बोलते हैं हम। बर्फ के दो टुकड़ों में आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो ये भाई सेम है। देखिए, सब सेम, जो सेम हमारे अणु के दो पदार्थ चिपकेंगे आपस में तो वहाँ पे ससंजक बल होता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की जो प्योरिटी है वो हमारा किससे पता चलेगी? ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, गलनांक बिंदु। ठीक है, दिए गए विकल्पों में। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो कोई भी जो हमारा स्विमर है उसको आपको सी में तैरना आसान लगेगा। रीज़न ये होता है कि जो समुद्र का पानी है ना, समुद्र के पानी का डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। थर्मस फ्लास्क में रखा द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहता है? आपको पता है थर्मस में अगर हम गर्म लिक्विड रखते तो लॉन्ग टाइम तक गर्म ही रहता है, ठंडा रखते तो ठंडा ही रहता है। रीज़न ये होता है इसके पीछे कि आपका इसमें चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है, ये तीनों क्रियाएं होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, रीज़न क्या है इसका? तो इसका रीज़न होता है पानी का क्वथनांक बढ़ा देता है प्रेशर कुकर। किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है, झील के अंदर अंदर कौन सा तापमान होगा? देखिए, मैं वही आपको बताता अभी। मछलियाँ जो जिंदी रहती हैं, जैसे आपको पता ही है जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं, लाइक जो हमारा अलास्का का क्षेत्र है, इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा ग्रीनलैंड का एरिया है, आइसलैंड है, जो भी हमारे अदर कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है सर्दियों में आपका झील की ऊपरी सतह जम जाती है बिल्कुल। ठीक है, बट पानी के अंदर का जो तापमान रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि यहाँ पे जल का घनत्व तो अधिकतम हो जाता है, डेंसिटी। तो इसीलिए जो हमारे जीव जंतु हैं इस तालाब के वो जिंदा रहते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। रेल की दो पटरियाँ जहाँ पे होंगी ना खत्म, वहाँ पे दोनों के जॉइंट जो होते हैं चिपकाए नहीं जाते हैं, इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। गैप छोड़ने का रीज़न ये होता है, आपको पता है रेल की पटरी जो होती है इस्पात से बनी होती है, और जब पटरी गर्मी आती है तो वो पटरी फैलती है। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी और दुर्घटना की आशंका रहेगी। ठीक है, धातु गर्म करने पर फैलती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो देखिए कार्बोरेटर की हमेशा आवश्यकता पड़ती है कौन से इंजन में? आपका पेट्रोल इंजन में। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में रूपांतरित कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा ऑप्शन बी, ताप युग्म। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसके लिए जो भी ऊष्मा हमको जरूरत पड़ेगी उसको कहते हैं पदार्थ की कैसी ऊष्मा? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो विकिरण जो हमारा होता है ना पाइरोमीटर, इससे बहुत ज़्यादा हम तापमान माप सकते हैं अधिकतम। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का सही है। जल को जब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जल के आयतन पे क्या होगा? देखा जाए तो अगर हम 0 से 100 डिग्री तक करेंगे तो वॉल्यूम पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। वास्तविक रूप में एक्सरे क्या होता है? तो एक्सरे जो होता है आपका भाई वो हो जाता है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ऑप्शन सी। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी 310। आपको पता है केल्विन स्केल जो होता है ना, इसका जो जैसे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है केल्विन पे? 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन में अगर हम मानव ताप जोड़ते हैं, देखिए मानव शरीर का तापमान कितना है? 33 डिग्री। जोड़ लीजिए इसको, 3 7 3 10, 7 3 10 11 2 1 3, 310 हो जाएगा ना। तो 310 केल्विन होगा इसका आंसर। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए जो हमारे कण होते हैं इनके द्वारा अगर हम हीट को ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारी प्रक्रिया कहलाती है आपकी कंडक्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, कंडक्शन। नेक्स्ट देखिए तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया कौन सा? परम ताप वाले से। ठीक है, तो परम ताप जब -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर जो सभी गैस हैं वो शून्य आयतन घेरेंगे भाई। फिर ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेशन होगा अब हमारा बायोलॉजी का सेशन होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा की जाते हैं? तो जो हमारा आनुवंश मतलब जो जेनेटिक चीजें पता चलती है ना, वो किससे पता चलेंगी दिए गए विकल्पों के हिसाब से? तो ये पता चलता है जीन से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, जीन्स। बोलते हैं ना तभी जीन्स कैसे हैं किसी भी व्यक्ति के। अगला देखिए बीसीजी का अर्थ क्या होता है? देखिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, आपको मैंने कल वाले सेशन में बताया था, लास्ट सेशन में। ठीक है, बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, बीसीजी का जो टीका होता है किस रोग की रोकथाम के लिए लगता है? बीसीजी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो डीएनए का जो हमारा संश्लेषण किया था कृत्रिम, वो किया था सबसे पहले ऑप्शन सी, कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, किसने? कॉर्नबर्ग। अगला देखिए राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स बने होते हैं ऑप्शन सी, आरएनए प्लस प्रोटीन के। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज हो जाएगी ऑप्शन ए, प्रोफेज। ठीक है, कौन सी? प्रोफेज। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज प्रोफेज। ठीक है। लाइसोसोम्स आत्महत्या का थैला है, क्यों? उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ठीक है, जल अपघट्य एंजाइम होते हैं इसमें जो कि कोशिका को हानि पहुंचाते हैं, कोशिका भित्ति को। इसलिए इसको लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका में। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो अंतिम रूप में जो जैविक ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती है एटीपी से। ठीक है, एटीपी। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो ये पारस्परिक संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वो क्या कहलाता है? तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना वो कहलाती है अधिपादप। ठीक है। अगला देखिए जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एक ही बार जैसे पुष्प आएंगे जिस पादप में, वो पादप कहलाएगा मोनोकार्पिक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोनोकार्पिक। जीन म्यूटेशन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो जीन म्यूटेशन से क्या होता है? तो ये म्यूटेशन से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। ठीक है, मतलब जब हम डीएनए के जीनों में क्रम परिवर्तन होगा ना तो जीन म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब बदलाव ही तो होता है। भोजपत्र किससे मिलता है? तो भोजपत्र मिलता है भाई ऑप्शन ए, बिट्यूला की छाल से। ठीक है। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? तो लंबे रेशों को कहा जाता है ऑप्शन डी, लिंट। सिरका
विनेगर का खट्टापन किसके कारण होता है? तो विनेगर में जो होता है भाई कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने एक टीका खोजा था भाई, और ये हमारा था स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की, ठीक है, चेचक बोलते हैं जिसको। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रोटीन होता है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों को एक्स एक्स तथा एक्स वाई लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? तो आपको पता है जो पुरुष होते हैं उसमें जो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई के क्रम में होते हैं, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य में, यानी कि 46 यहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होता है? तो अनुपात जो हो जाएगा वो ऑप्शन ही हो जाएगा, 1:1 रहता है, सेम रहता है इसमें। पीलिया का कारण क्या होता है? तो जॉन्डिस जो होता है वो किससे होता है? तो जॉन्डिस का रीजन होता है आपका वायरस, ऑप्शन बी। यदि माता पिता दोनों ही रंजकहीन हो, एल्बिनिनो एल्बिनो हो, तो उनकी संतानें कैसी होगी? तो देखिए अगर जो पेरेंट्स है वो एल्बिनो होंगे, तो जो उनकी औलाद होगी वो भी क्या होंगी? सभी संतानें आपकी रंजकहीन हो जाएंगी, ठीक है, वो भी आपके एल्बिनो ही होंगी। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक नारी भी कलर ब्लाइंड हो सकते हैं किस कौन सी कंडीशन में? यदि उसके पिता वर्णांध हैं और माता वाहक हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए, यीस्ट क्या होता है? तो यीस्ट आपको पता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज होता है मैदे में, और यीस्ट एक प्रकार की क्या होता है आपका यूकेरियोटिक होता है, ठीक है, एक खमीर को बोलते हैं, यूकेरियोटिक होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? तो थाइमिन के स्थान पे क्या होता है इसमें? ऑप्शन डी यूरेसिल होता है। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करने वाले वायरसों को कहा जाता है भाई, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी साइनोफाज। इनमें से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा जो जीव होगा वो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, ऑप्शन डी। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनैन जो होती है मलेरिया की औषधि होती है, और कुनैन प्राप्त की जाती है ऑप्शन बी सिनकोना की छाल से। नामकरण की द्विनाम पद्धति, ठीक है, जो हमारा बिनोमिनल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसके प्रस्तावक जो थे इनका नाम था ऑप्शन बी कार्ल लीनियस, ठीक है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कार्ल लीनियस। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो पेनिसिलिन भाई एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया? तो जेनेटिक कोड भी होता है, यानी कि जो डीएनए में हमारे जो कोड होता है वो होता है करके किसने दुनिया को बताया? तो ये बताया था नीरेन बर्ग ने, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण किससे होता है? तो त्वचा का रंग का जो नियंत्रण होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है किसके कारण? पॉलीजीन्स के द्वारा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शैवाल अगर अगर का निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो अगर अगर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला शैवाल है भाई ऑप्शन सी ग्रेसिलेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेंथोफिल क्या होता है? जेंथोफिल, तो जेंथोफिल का मतलब होता है पीले रंग का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जेंथोफिल मतलब पीले रंग का। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त किससे होता है? तो एंटीबायोटिक होते हैं क्लोरेलिन भी, और ये प्राप्त होता है आपका ऑप्शन सी शैवाल से, ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। जलीय काई जो होती है ना, वाटर ब्लूम, इसका रीजन क्या है? जल में जो काई लगती है, तो काई लगने का जो रीजन होता है वो होता है नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी। साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है? तो साइकस में परागण जो होता है वो होता है किस माध्यम से? ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, वायु के माध्यम से। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, तो इनमें से कौन सा मनुष्य का एक कवक जनित रोग हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, रिंग वॉर्म हो जाएगा, दाद बोलते हैं जिसको। केमिस्ट्री लैब में उपयोग लाई जाने वाला जो लिटमस है प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस जो हमें प्राप्त होता है ना, जो लाल लिटमस या हम नीला लिटमस बोलते हैं, उस लिटमस की प्राप्ति हमको होती है ऑप्शन बी सैक से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है हरे पौधों के द्वारा। जब हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस क्रिया में होता है ये रीजन, प्रकाश ऊर्जा जब केमिकल एनर्जी में बदलती है। केसर जो होता है सैफरन किससे प्राप्त होते हैं? तो केसर प्राप्त होते हैं हमेशा ऑप्शन बी, ठीक है, वर्तिकाग्र होता है, पंखुड़ियां जो होती हैं एक हिसाब से। सिनकोना के पौधे को किस बात से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो छाल से होता है, बार्क से, ऑप्शन सी अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर।
अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा किस रूप में संचय करते हैं? तो स्वपोषी का मतलब होता है खुद का पोषण जो स्वयं करते हैं। ऐसे पौधे जो ऊर्जा का संचय करते हैं वो किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये क्रिया होती है भाई जिसमें ये चीजें होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना पौधे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? CO2 का अवशोषण और O2 का निकास करते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र कौन सा है? तो वाष्प का उत्सर्जन जो मापता है यंत्र, उसको कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए आपका ओटोमीटर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का ओटोमीटर। पौधों में जल का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पौधों में होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो कोशिका में ग्लूकोज या भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में काम करता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम। केब चक्र द्वारा क्या संश्लेषण होता है? तो केब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है हमेशा किसका? ऑप्शन बी, फ्यूमेरिक अम्ल। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है? जितने भी ज्यादा फूड क्रॉप्स है ना, ये रिलेट करते हैं कौन सी नस्ल से? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रेमिनी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन है भाई ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है ये। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो सेल थ्योरी जो हमारी दी थी वो दी थी ऑप्शन सी, स्लीडन और स्वान ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। स्लीडन और स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, स्लीडन और स्वान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे होते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चनों को। जो नेक्स्ट सेशन है फिर हमारा आ जाएगा ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हम। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो देखिए, अगर बैलेंस होगा हमारी जो केमिकल इक्वेशन, अगर वो बैलेंस होती है तो यहाँ पे किसकी संख्या समान है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु की। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव और गैस के लिए भिन्न होता है? तो कौन सा गुणधर्म होता है जो ठोस में, द्रव और गैसों में भिन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणुओं की गति। ठीक है, जो अणु होंगे उनकी गति अलग अलग होगी। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है इसको कहते हैं, तो सूर्य से निकलती है भैया हमारा नाभिकीय संलयन से ऊर्जा। ठीक है, संलयन का मतलब होता है जो परमाणु हमारे क्या होते हैं, आवरण बनाते हैं आपस में। विखंडन में परमाणु टूटते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? तो धनावेशित वस्तु हमेशा क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है। रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो D2O, ये भारी जल, ये रिएक्टर में इसका यूज होता है किसके रूप में? मंदक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, मंदक। एल्केन का सूत्र क्या होता है? देखिए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन अच्छे से याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन बनते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा एल्केन का। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, तो ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे? तो ऐसे तत्व कहलाएंगे समभारिक। द्रव्यमान संख्या समान हो तो समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, और दो ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो, तो वो कहलाएंगे समस्थानिक। ऐसे परमाणु क्रमांक जिनके क्रमांक समान परंतु भार भिन्न होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, जो एटॉमिक मास होता है टोटल, ठीक है, वो 35 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है। और तो प्रोटॉन निकालना है हमने, तो ये निकाला जाता है हमारा कैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, जितने हमारे क्या होंगे, 35 परमाणु भार है ना, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमारे क्या होंगे? प्रोटॉनों की संख्या भी 18 ही आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, किस किस अणु में बंध कोण अधिकतम होता है? तो बंध कोण जो होता है दिए गए विकल्प में जो अधिकतम होगा ऑप्शन डी में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे जटिल संरचना भी कार्बन की होती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे सबसे जटिल जो हमारी रचना है पदार्थ के हिसाब से प्रोटीन की होती है।
वो भी कार्बनिक पदार्थों से ही बनता है प्रोटीन भी, ये भी ध्यान रखना है आपने। हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे के अनुबद्ध हैं। तो हीरा में जो कार्बन होते हैं ना, आपको पता है हीरा बहुत जटिल रचना होती है, तो अभी ये आपका हो जाएगा टेट्राहाइड्रल बोलते हैं इसको, ऑप्शन है। थायोकोल जो होता है ना, थायोकोल ये कैसा रबर है? थायोकोल रबर जो होता है वो हो जाता है ऑप्शन ए होगा इसका, संश्लिष्ट रबर है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसमें वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंद होते हैं? कौन सा पदार्थ है? देखिए हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, मुझे अभी तक याद है क्वेश्चन, ये हमारे 12th में था। कौन सा हमारा है जिसमें वैद्युत संयोजन भी होता है, सहसंयोजन बंद होता है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। किस गैस से सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है? तो ये हमारी कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए H2S, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, कैथोड किरणें कैसी किरणें होती हैं? तो कैथोड में जो आवेश होता है देखा जाए, तो कैथोड आवेश होगा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की धारा होगी। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है? नेगेटिव है, तो कैथोड में भी आप नेगेटिव मान के चलिए। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ऑप्शन डी मीथेन। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहते हैं ऑप्शन सी N2O को। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का, यह गैस किससे प्राप्त होती है? तो प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होती है ऑप्शन डी भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर जो हम सोडा पीते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है, इसके लिए यूज होती है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस जो तैयार होती है सामान्यतः वो कैसे होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, जो हमारा तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ शुद्ध जिंक की अभिक्रिया द्वारा होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के संघटक क्या हैं? तो लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस होती है सिलेंडर में, उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें होता है हमारा ऑप्शन सी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और उसमें देखिए उसमें दुर्गंध आती है जब गैस लीक होती है ना हमारी घर में, तो उसके लिए मिला जाता है उसमें एथिल मर्केप्टॉन, ठीक है, ये भी नोट कर ले, मर्केप्टॉन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान को कम कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो ये अभी आप हम बात कर चुके हैं, ये होता था -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो बायल का नियम लागू होता है ऑप्शन बी नियत तापमान पे। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यह नियम किसका नियम है? तो यह नियम कहलाता है किसका? ऑप्शन ए एवोग्राडो नियम, ठीक है। एवोग्राडो संख्या भी पूछ लेता है बट काफी कम बार आते हो, बट एवोग्राडो नियम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सर्विस स्टेशनों में मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्न में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? तो आजकल पॉल्यूशन बनाना अनिवार्य हो गया, बाइक का हो, स्कूटी का हो, कार का हो। अगर वो नहीं होता है तो पुलिस वाले हमारा चालान कर देते हैं, ठीक है। और पॉल्यूशन वाले पे तो बहुत भारी चार्ज है। अब देखिए एक हिसाब से तो वहाँ पे पॉल्यूशन कागज बनी जाता है, फॉर्मेलिटी है एक हिसाब से। अब जिस गाड़ी का सही भी नहीं है पॉल्यूशन, क्या उसको सीज थोड़ी कर देती है गवर्नमेंट, है ना। बट एक एक हिसाब से पैसा कमाने का भी तरीका है गवर्नमेंट का। तो जो हमारे वहाँ पे प्रदूषण जांच वाहन होता है, जहाँ पे भी आप प्लांट पे जाके टेस्ट कराते हैं अपने, वो डाला जाता है ना जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट होता है स्मोक का, वो वहाँ पे डालता है वो सेंसर। तो उससे क्या पता चलता है? तो उसमें ये देखा जाता है कि जो ये हमारे डीजल जो धुआं छोड़ रहा है, जो इंजन धुआं छोड़ रहा है, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा है किसकी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सीसा और कार्बन कणों की, ठीक है। इसके आधार पे होता है पॉल्यूशन। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे आधारित होती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे आधारित होगी? ऑप्शन सी इसका बहुत सही आंसर है, तापमान पर। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन और हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में ही एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित होगा? तो देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जल्दी संकुचित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हवा से हल्के है ना हाइड्रोजन, बहुत जल्दी लीक हो जाएगी। एक आवोगाड्रो नंबर का मान क्या होता है? अभी हमने ऊपर बात की आवोगाड्रो जो नंबर होता है क्या होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आवोगाड्रो का हमारा फॉर्मूला पूछ लिया गया है। अभी तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, ठीक है, ये आवोगाड्रो ने बोला था। और इसके लिए जो फॉर्मूला इन्होंने बताया था वो था ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मोल कितने के बराबर होता है? तो देखिए ये मोल की भी सेम वैल्यू रहती है,
मोल की वैल्यू होती है, राइट आंसर जगह इसका ऑप्शन है 6 × 10⁻23। यही जो हमारी वैल्यू है ना ऊपर, ये मोल की वैल्यू सेम ही है। एनटीपी पर 44.8 लीटर में CO2 पर मोलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी, देखिए राइट आंसर इसका फॉर्मूला होता है, वैसे तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आंसर होगा इसका 2। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो एक मोल गैस का आयतन हो जाएगा, राइट आंसर इसका 31st क्वेश्चन का ऑप्शन सी 22.4 लीटर। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगा? 300 डिग्री सेल्सियस पे हम CO की अगर रिएक्शन करवाते हैं H2 से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑप्शन बी CH4 हो जाएगा हमको प्राप्त हो, ठीक है, मेथेन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब में यूज होती है अक्रिय गैस। ठीक है, ध्यान रखिए, अक्रिय गैस, खासकर हीलियम वगैरह। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में भरी होती है ऑप्शन बी, ठीक है, पारे, मरकरी की वाष्प होते हैं उसमें, प्लस ऑर्गन होता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में डाली जाती है? तो सिगरेट जो लाइटर होती है ना, उसमें भी आपकी घरेलू पेट्रोलियम गैस की तरह क्या डाला जाता है आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ब्यूटेन होती है इसमें। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे अक्रिय गैस परमाणु में, वो हो जाएंगे आपके कितने? ऑप्शन सी होगा 8। इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो वर्ग शून्य के तत्व जो हैं अक्रिय कहलाते हैं, ठीक है, और इनमें से अक्रिय गैस की जो एग्जाम्पल नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन नहीं होगा, ठीक है, ब्रोमीन। नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। ब्रोमीन से एक क्वेश्चन बनता है भाई, ब्रोमीन जो होता है ना, जैसे पारा होता है, पारा आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड एक मेटल है, ऐसे ब्रोमीन भी आपका रूम टेम्परेचर पे एक क्या होता है? लिक्विड होता है, लेकिन ये नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है, ये अधातु होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आदर्श गैस आइडल गैस नहीं है? नहीं है पूछ रहा, बताइए। तो जब भी देखिए आपसे नहीं है पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहले तो इसको अंडरलाइन करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइडल गैस, आदर्श गैसों का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो आइडल गैस नहीं है, तो राइट है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं होगा इसमें, ठीक है। रेडॉन होती है, ऑर्गन होती है, नियॉन होते हैं, यानी कि जो हमारी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अक्रिय गैसें होते हैं, आइडल गैसों में रखा जाता है इनको। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? तो चूने के पानी को सफेद कर देती है कौन सी गैस? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दूधिया बना देती है पानी को, चूने के पानी को। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए विशेषकर जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हो जाएगी दिए गए विकल्पों में, वो हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों को याद करने का एक ट्रिक है, आप उसको याद कर लो। मीना नाम की कोई लड़की थी, बहुत अच्छी डांसर थी, एक दिन उसने डांस किया और उसका जलवा हो गया, तो मीना का जलवा, मीना का जलवा ओ, ये याद रखो, आपको ग्रीन हाउस गैसेस सभी याद हो जाएंगी। मीना से देखिए, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प और ओ से ओजोन। तो ये गैसें होते हैं जिनसे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी दिए गए विकल्पों में, तो ये होगा ऑप्शन सी हीरे के। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ये हमारे किसके कारण होगा? अभी हम जिसकी बात करते हैं वही क्वेश्चन बन गया, इंफ्रारेड किरणें जो होते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसू गैस या असुल गैस, इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन। इनमें से कौन सा एक परमाणविक गैस है? तो परमाणविक गैस हो जाएगी दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी हीलियम। इनमें से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होने वाली गैस जो होती है वो होती है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ऑप्शन डी में राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म। अब तो बंद हो गया, काफ़ी कम यूज होता है क्लोरोफॉर्म का, इसकी जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड या अन्य गैसों का उपयोग होता है आजकल। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो बैक्टीरिया मारने में जो गैस यूज होती है वो होती है क्लोरीन, ऑप्शन है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। तो देखिए आदर्श गैस की तुलना में अगर हम देखते हैं ना, उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस क्या करेगी आपका? ऑप्शन बी कम आयतन घेरेगी। सामान्य गैस का समीकरण कौन सा होता है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गैस समीकरण आपको बताना है। तो गैस समीकरण जो होता है वो होता है ऑप्शन बी पी वी इक्वल, ठीक है, आपका आर टी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
कोल गैस किसे कहा जाता है, यानी कि कोल गैस का घटक क्या क्या है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कोल गैस के घटक होते हैं, 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, H2CH4 और CO। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा का जो मुख्य रीजन है एसिडिक रेन का, वो होता है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में। ठीक है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा होगी तो ऐसे एरिया में हमेशा क्या होगा, आपका एसिडिक रेन होगी। और इसका नुकसान ये होता है कि जैसे घर है हमारा, घर के बाहरी दीवार में अगर बारिश का पानी गिरता है, जो हमारी व्हीकल वगैरह है, इनका रंग खराब कर देता है ये एसिडिक रेन ज़्यादा होने पे। जैसे ताजमहल का रंग खराब होते जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, क्वेश्चन बनता है ना कभी कभी एग्जाम में। तो इसका रीज़न भी वही है आपका, जो हमारी अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है हमारा सामान्य विज्ञान का जो चैप्टर 6 था। इस सेशन में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने रिवीजन किए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी के क्वेश्चन हमने अच्छे से रिवीजन किए। बाकी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी इस वीडियो के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, और साथ ही अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।